सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज जो है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज़ योर सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 14 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इससे पहले की जो कॉन्ट्रैक्ट सीरीज हो चुकी है हमारी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं हमारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को। ठीक है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, ठीक है, उसको बनाने के लिए क्या क्या हमें स्टेप्स चाहिए होते हैं। ठीक है, अब उसको जो है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिलमेंट करने के लिए जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए थे वो आपके पार्ट 1 में है। पार्ट 2 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस वगैरह को। पार्ट 3 में भी हम कुछ सेक्शंस को कवर कर चुके हैं। अब आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना बच्चे, वो आपके किसी भी टाइप के एग्जाम में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एग्जाम में आपका मोस्ट प्रोबेबली 99% मैं कह सकती हूँ कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है। चाहे वो आपका जुडिशरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका लीगल ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका एओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका कहीं आपका इंटरव्यू हो तब, ठीक है, चाहे आपको कॉर्पोरेट में जाना हो तब भी आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो है वो आपको उसकी एसेंशियल्स, आपको उसकी रेलिवेंसी, आपको उसकी इम्पोर्टेंस पता होनी चाहिए। बिकॉज उसके बिना जो है, एक कह सकते हैं ना कि खाने में जो है वो नमक नहीं है, तो उस तरीके से सब्जी में अगर नमक ही नहीं है, बाकी सारे मिर्च मसाले आ गए हैं, तो फिर वो मज़ा नहीं आता। इस तरीके से ही जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी जो है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका सेक्शन 10। ठीक है, पहले उसको समझते हैं कि किस बारे में बात करता है। ये आपका बात करता है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है एसेंशियल्स होने चाहिए। ठीक है, अगर मुझे जो है किसी चीज़ की रेसिपी बनानी है, ठीक है, मुझे पनीर की सब्ज़ी बनानी है, मुझे अगर पास्ता बनाना है, ठीक है, या मुझे मैक्रोनी बनानी है, मैगी बनानी है, तो उसके लिए मेरे पास मैगी का मसाला होना ज़रूरी है ना, मेरे पास गैस होनी ज़रूरी है, पानी का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाते हैं तो हमारे पास कुछ एसेंशियल्स का होना ज़रूरी है। अगर वो एसेंशियल्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। जैसे कि अगर मेरे पास मैगी नहीं है, मैगी का मसाला नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है, तो मैं जो है वो मैगी बना तो कैसे बनाऊंगी? ऑब्वियसली वो मैगी नहीं बनेगी। मैगी विल नॉट बी मैगी, सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इसके की एलिमेंट्स। तो सबसे पहला आपका एलिमेंट है फ्री कंसेंट। ठीक है, फ्री कंसेंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कई बार कि फ्री कंसेंट का मतलब होता है आपने अपनी मर्जी से, बिना किसी के दबाव में, डर में आके जो है अपनी इच्छा से, स्व इच्छा से जो है आपने क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट को किया है। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे आज जो है वो पढ़ना है तो मैं अपनी मर्जी से पढ़ रही हूँ, चाहे मैं 2 घंटे पढ़ूँ, लेकिन मैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से पढ़ रही हूँ। मैं स्कूल जा रही हूँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, मुझे अटेंडेंस चाहिए, इस प्रेशर से नहीं जा रही। मुझे जो है कॉलेज में जाके अच्छा लगता है, अपने दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, मैं इस खुशी से जा रही हूँ, अपनी विल से जा रही हूँ, अपनी कंसेंट से जा रही हूँ। ठीक है, तो पहला आपका फ्री कंसेंट हो गया। अब दूसरा आपका आता है कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टीज कौन सी होती हैं? Competent parties are the one who are capable of doing a contract. वो इतनी इनफ कैपेबल होती हैं, उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एसेंशियल आता है वो आता है लॉफुल कंसिडरेशन का। लॉफुल कंसिडरेशन क्या होती है? यानी कि आप जो जब है समथिंग इन रिटर्न कर रहे हो, कुछ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ कर रहे हो तो आपका जो कंसिडरेशन है, यानी कि जो आप रिटर्न में कुछ एक्सचेंज में ले रहे हो उससे, तो वो वैलिड होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊंगी 2 साल तक, क्लैट की प्रिपरेशन करवाऊंगी, और उसके बदले में मैं आपको कह रही हूँ कि आपको मुझे आपको जो है मुझे क्या करना पड़ेगा, स्मगलिंग करनी पड़ेगी ड्रग्स की, ठीक है, डीलिंग करनी पड़ेगी, या फिर आपको जो है मुझे 10 बोतलें जो है वोडका की देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं चलेगा, ये लीगल कंसिडरेशन नहीं है। हाँ, आप मुझे कहोगे कि आप मुझे 2 साल के जो है वो 2 करोड़ रुपए देने वाले हो, तो वो भी वैलिड है, ठीक है, आप दे देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो जो 2 करोड़ रुपए हैं वो आपके वैलिड माने जाएंगे, लीगल कंसिडरेशन माने जाएंगे। लेकिन जो आप मेरे को जो 10 बोतल वोडका की देने वाले हो, या जो मेरे साथ ड्रग्स की डीलिंग करने वाले हो, सप्लाई करने वाले हो, दैट विल नॉट इंक्लूडेड इन दी लीगल कंसिडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है आपका लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या होता है? अब ऑब्जेक्ट का मीनिंग आपको पता है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कोई ऑब्जेक्टिव, कोई मोटिव होना, माइंड में इंटेंशन होना।
अब इंटेंशन आपकी जो है वो क्या होनी चाहिए, एक सच्ची इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी इल इंटेंशंस नहीं होनी चाहिए। जैसे कि आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने आए, आपके माइंड में ये था कि मैम के साथ जो है वो पढ़ाना है, मैम जो है मुझे पढ़ाएंगे और मेरा इंटेंशन है मैम को जो है वो मैं पैसे दे तो दूंगा, ठीक है, लेकिन मैं उनसे प्रॉमिस कर देता हूँ कि मैं उनको पैसे दे दूंगा, लेकिन वो पैसे जो हैं, नोट जो हैं वो नकली नोट दे दूंगा। मैम को क्या ही पता चलेगा, ऊपर की जो लेयर है वो ऊपर के जो 500 के नोट जो असली है, मैं सोचूंगी सारे ही नोट असली हैं और मुझे जो है वो ऐसे करके आपने झांसे में डाल दिया और मुझसे 2 साल पढ़ ली और बाद में मेरे पास इतना बड़ा बैग लेके आए और उस बैग में जो है नकली नोट है सारे के सारे। तो वो आपका क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, वहां पे मेरे को फ्रॉड किया है, डिसीव किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात करता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। अब नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड का मीनिंग क्या होता है, इसको हम एक दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। यानी कि कानून के द्वारा जो है वो उसको क्या नहीं किया जा सकता, एक्सप्रेसली जो है उसको वॉइड या फिर उसको नल एंड वॉइड, उसको नॉन एग्जिस्टिंग नहीं माना जाता या उसको डिस्क्वालिफाइड नहीं माना जाता, उसको हम मानते ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ था हमारे कानून में, ठीक है। आपको ये पता है कि कंसेंट जो है एक्सप्रेसली हो सकती है, इम्प्लाइडली हो सकती है। एक्सप्रेसली कौन सी कंसेंट होती है, जब आपने एक्सप्रेस किया है, चाहे आपने वर्बली किया हो, ओरली किया हो, रिटन में किया हो, लेटर लिख के किया हो, ठीक है, मैसेज करके किया हो, तो आपका क्या है, रिटन में आपका एक्सप्रेस में आ जाता है, ठीक है, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स और योर इंटेंशंस। बट लेकिन इम्प्लाइडली क्या होता है आपका, इम्प्लाइडली होता है जब आप अपने जेस्चर में जो है उन चीज़ों को लेके आते हो, अपनी जब अपने बॉडी से, अपनी ऐसे मूवमेंट से आप बताते हो कि हाँ ना, बिना कुछ कहे, ठीक है, साइलेंस में आप जो है वो उसको या फिर अपने जेस्चर में ले आते हो कि हाँ ठीक है मैं ये काम कर देता हूँ, मैं आपके जो है बुक आपको पास कर देता हूँ, खुद ही बुक उठा ली बिना कुछ कहे ही, ठीक है, और उठा के मुझे वापस जो है दे दी या पास कर दी, तो वो आपका जो है इम्प्लाइडली में आता है, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल से बताती हूँ आपको। ए एग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹2 लाख, बोथ आर एडल्ट्स, मेंटली साउंड माइंड एंड द ऑब्जेक्ट, यानी कि कार सेल जो है वो क्या है आपका, लॉफुल है, ठीक है। अब कार सेल जो है आपका लॉफुल हुआ तो उस केस में ये क्या बन जाएगा आपका, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का होना बहुत ज़रूरी है, बिना वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के हुए जो है हम क्या नहीं कर सकते, कोई भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि अगर मुझे जो है वो सब्जी बनानी है, ठीक है, मैगी बनानी है, मेरे पास मैगी का मसाला है, मैगी है, गैस है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास जो है वो उसकी रेसिपी नहीं है। अब मेरे पास रेसिपी ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, मेरे माइंड में कुछ पता ही नहीं है मुझे, ठीक है, तो मैं कैसे बना लूँगी मैगी को, ठीक है। उसी तरीके से आपका जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो है वो एक्सप्रेसली जो है डिक्लेयर्ड होना चाहिए वॉइड, ठीक, सॉरी, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होना चाहिए, ठीक है। अब सेक्शन 11 बात करता है आपका हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब मैंने कॉम्पिटेंट पार्टीज तो आपको बता दिया, इतनी होती है, लेकिन कॉम्पिटेंट होती कौन है, कॉम्पिटेंसी का मीनिंग क्या है, उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन आपकी डिफाइंड है सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसमें कॉम्पिटेंसी का क्राइटेरिया बताता है एज ऑफ मेजॉरिटी, साउंड माइंड और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दैट मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। एज ऑफ मेजॉरिटी आपको पता है, इसमें मैं आपको एक और बता देती हूँ लीगल, उसमें ही सेक्शन 3 है आपका इंडियन मेजॉरिटी एक्ट का, ठीक है। इंडियन मेजॉरिटी एक्ट जो है वो बात करता है, उसका सेक्शन 3, ठीक है, वो ये बात करता है कि जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी की एज होती है वो 18+ होती है, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो अगर 18 का है या 18+ का है, 19 का है, 20 का है, 25 का है, 30 का है, तो दैट इज़ अ मेजर पर्सन, वो मेजर पर्सन में आएगा। और अगर जो है 18 से कम का है, यानी कि 17 साल का है या फिर उसको 18 साल होने में अभी एक दिन बाकी है, स्टिल वो काउंट होगा आपका किसमें, माइनर में। तो आपका माइनर होता है 18 से कम की उम्र का और मेजर होता है 18 से ज़्यादा की उम्र का। नेक्स्ट आपका आता है साउंड माइंड का। अब साउंड माइंड भी आपको पता है क्या होता है, साउंड माइंड का मीनिंग क्या होता है, ऑब्वियसली अपने साउंड माइंड में, कॉन्शियस माइंड में हो, आपके पास इतनी समझ है कि आप चीज़ों को समझ सको, व्हेन यू आर अ रैशनल पर्सन, ठीक है। नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कौन सा होता है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ वो होता है, मतलब कि जब हमारे जो कानून है उसको एनफोर्समेंट में नहीं लेके आता, व्हेन
एन एग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ देन इट विल बिकम अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो डिसक्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए, और वो कभी होता है जब हमारे किसी भी सेक्शन में, चाहे आपको आईपीसी का हो, ठीक है, आईपीसी में जितने भी हमारे, अब तो बीएनएस है, वो जितने भी हमारे क्राइम्स हैं, ऑफेंसेस हैं, उनको डिफाइन किया गया है। तो जो भी हमारे क्राइम्स डिफेंसेस सॉरी ऑफेंसेस डिफाइन है किसमें, बीएनएस में, भारतीय न्याय साक्षरता में, ठीक है, सॉरी दैट इज भारतीय न्याय संहिता, ओके आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता वो डिफाइन करता है जितने भी ऑफेंसेस हैं, अगर उनमें से कोई भी ऑफेंस जो है उसके लिए आप क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपका क्या माना जाएगा, वॉइड में माना जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको जो है वो पर्सनल ग्रजेस में मैंने बोला मेरे जो पड़ोसी हैं उनका जो घर है आपको जलाना है, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट करनी है, उसको जला के जो है वो क्या कर देना है आपको, अंदर के जो लोग हैं उनको भी मार पिटाई करनी है, और उसके बदले में मैं आपको देने वाली हूँ 50 लाख रुपए। जितने भी उसके सामान है उसकी चोरी कर लेना, साथ ही साथ उनको मारपीट कर देना, उनका घर का सारा सामान तहस नहस कर देना, सब कुछ हालत खस्ता करके आ जाना, उसके बदले में मैं आपको जो है 50 लाख रुपए दूंगी। अब जो मैं आपको 50 लाख रुपए देने वाली हूँ वो आपका क्या नहीं है, मैंने अगेन आपको बताया था वो आपका क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। क्यों, पैसा तो सही है, डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, तो डेफिनेटली इन सब चीज़ें अगर इंक्लूड की जाएंगी तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या बात करता है, a 17-year-old enters into a contract to buy a bike. This is avoid as the minor is not competent to contract. अगेन कोई भी बच्चा जो है 17 साल का है, 16 साल का है, 12 साल का है, अगर वो माइनर है, मेजर नहीं है, तो डेफिनेटली वो आपका किस में आ जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, क्योंकि वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, कॉम्पिटेंट पार्टीज कौन सी होती हैं, उनमें से एक एसेंशियल आपका ये बात करता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। सेक्शन 12 जो है वो बात करता है आपकी साउंडनेस ऑफ माइंड की। साउंडनेस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है, दिमाग जो है आपका बिल्कुल क्या है, कॉन्शियस माइंड में है, यू आर इनफ कैपेबल, रैशनल जजमेंट देने के लिए आपको जो है वो क्या है, इतनी आपको रैशनल जजमेंट देने के लिए इतनी समझदारी है आपके अंदर कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी डिसीजन जो है वो ले सकते हो। ठीक है, अ पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड इफ दे कैन अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्म अ रैशनल जजमेंट, तो इसमें जजमेंट में ई आएगा। ठीक है, तो अगर वो जजमेंट देता है, रैशनल माइंड में है, कॉन्शियस माइंड में है, डेफिनेटली वो आपका किस में फॉल करेगा, साउंडनेस ऑफ माइंड में। इट मीन्स ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। Example, a person suffering from temporary insanity at the time of agreement cannot form a valid contract. कोई भी पर्सन जो है, अगर कोई भी पर्सन अगर जो है वो, सपोज करो इसमें दो सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन है कि इफ अ पर्सन यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट अनयूजुअली वो जो है अनसाउंड माइंड का हो जाता है, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड का है। अगेन अ पर्सन जो है यूजुअली अनसाउंड माइंड का है और यूजुअली अनसाउंड माइंड का है और अनयूजुअली साउंड माइंड का हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो साउंड माइंड का नहीं है। अब ऑब्वियसली आप मेजॉरिटी को देखते हो, अगर वो 24 घंटे में से 18 घंटे साउंड माइंड का है, डेफिनेटली आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे। अगर वो 24 घंटे में से 18 घंटे जो है वो पागल दिमाग से अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, तो आप जो है वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं मानोगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ आपका। सेक्शन 13 बात करता है आपका कंसेंट मीन्स बोथ पार्टीज एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। दोनों पार्टीज जो होती हैं वो एग्री करती हैं सेम थिंग में, सेम सेंस में, तो उसे हम कहते हैं कंसेंट। कंसेंसस एट ईडम का मतलब होता है कंसेंट ऑफ द पार्टीज। ठीक है, तो दोनों पार्टीज की जो होती है वो सहमति होती है। ए एग्रीज टू सेल हिज हॉर्स टू बी, बी थिंक्स ही इज बाइंग एस काउ, नो वैलिड कंसेंट हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट। ए को लगा कि बी को जो है वो घोड़ा बेचेगा, लेकिन बी को लगा कि वो काव है, तो वहाँ पे क्या है, सेम थिंग नहीं है, सेम सेंस तो सेम है कि हाँ हमें जो है लेन देन करना है, लेकिन सेम थिंग नहीं है, काव नहीं है, हॉर्स नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करता है आपका सेक्शन 14 फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या होती है? अब अगेन कंसेंट मिली किसी भी तरीके से मिल सकती है, लेकिन फ्री कंसेंट वो होती है जो इन सब कैटेगरीज में नहीं आती। कंसेंट इज नॉट फ्री कॉज्ड बाय कोर्जन से किया, थ्रेटन करके किया, अगेन वो फ्री में नहीं आएगा। अनड्यू इन्फ्लुएंस से किया, वो फ्री कंसेंट में नहीं इंक्लूड होगा। फ्रॉड के साथ आपने फ्रॉड के साथ अगर आपने
कंसेंट ली है तो अगेन वो जो है आपका अवॉइडेबल हो जाता है और आप जो है वो कंसेंट को फ्री नहीं मानते। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स किया है वो भी आपका फ्री कंसेंट नहीं है, एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट किया है आपने वो भी फ्री कंसेंट नहीं है। मिस्टेक ऑफ लॉ अगर आप करते हो तो वो एक्सक्यूजेबल नहीं है हमारा, ठीक है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो एक्सक्यूजेबल है, ठीक है। जैसे कि A threatens B to sell his land, B agrees out of fear, consent is not free, contract is voidable। A ने जो है B को बोला कि तू अपनी ज़मीन बेच दे, तेरे को जो है अदरवाइज मैं तेरी फैमिली को जो है वो मार दूंगा। थ्रेटन किया, उसको डराया, उसको फोर्सफुली उससे जो है वो एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब फोर्सफुली किया है इट मीन्स कि उसने थ्रेटन किया है, कोर्जन किया है और वो आपका वॉइडेबल हो जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ तक आपको आई होप समझ आया होगा। और ये हमारे आज तक के सेक्शंस हो चुके हैं। आज के लिए इतना इनफ है। आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज़ कौन सी होती हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को एसेंशियल कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं, फ्री कंसेंट क्या होता है, कंसेंट क्या होता है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे कंसेप्ट है ना, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सब जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको जो है अभी तक समझ आया होगा। एंड टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।